नमस्कार, इलाहाबाद से ताल ठोके में आपका स्वागत है। आज रात 8 बजे यहीं इलाहाबाद के दरभंगा कॉलोनी से वोटों की बारात में बड़ी बहस आप लाइव देख पाएंगे। लेकिन अभी समय है 5 बजे का, यानी कि ताल ठोके की बहस का। और आज ताल ठोके की बहस का सवाल ये कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का काम बोलता है या फिर अपराधियों के कारनामे बोलते हैं। अगर काम बोलता है तो बार बार अखिलेश यादव पर इस बात के आरोप क्यों लगते हैं कि उनके यहां अपराधियों के कारनामे बोलते हैं। आज सवाल उठा है सुल्तानपुर सदर के समाजवादी पार्टी कैंडिडेट अरुण वर्मा पर हत्या का केस दर्ज होने के बाद। और यह केस तब दर्ज हुआ जब 4 साल पहले अरुण वर्मा पर गैंग रेप में शामिल होने का आरोप लगाने वाली एक लड़की की लाश मिली। जी हां, यह लाश तब मिली जब 21 फरवरी को इस मामले में अदालत में सुनवाई होने वाली थी। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कह रहे हैं कि पीड़ित पक्ष जिससे जांच कराना चाहे हम उससे जांच कराने के लिए तैयार हैं। लेकिन सवाल यह है कि जिस पर इतना संगीन आरोप लगा हो, क्या वो समाजवादी विकास का चेहरा हो सकता है? खास बात आपको यह भी बता दें कि मुलायम सिंह यादव इन शख्स को टिकट नहीं देना चाहते थे, वो किसी और को टिकट देना चाहते थे। लेकिन अखिलेश यादव के कहने पर इन्हें टिकट दिया गया और अखिलेश यादव ने चुनाव प्रचार की शुरुआत भी अरुण वर्मा की सीट से चुनाव प्रचार करके की थी। और इन सभी आरोपों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में रैली की। उन्होंने फिर कहा कि यूपी में काम नहीं, कारनामे बोलते हैं। सवाल सिर्फ समाजवादी पार्टी के सुल्तानपुर के कैंडिडेट पर इस तरीके के आरोप होने का नहीं है। 11 फरवरी को पहले दौर की वोटिंग हो जाने के बाद उत्तर प्रदेश के ही बागपत में एक घर के बाहर कीचड़ से लिख दिया गया कि बीजेपी को वोट देने का अंजाम उन्हें भुगतना पड़ेगा। पीड़ित परिवार इस मामले में आरएलडी के कुछ लोगों पर आरोप लगा रहा है। सवाल यह है कि क्या उत्तर प्रदेश में विकास के दावों के बीच लोकतंत्र पर गुंडा तंत्र हावी हो गया है? यूपी में काम बोलता है वाकई या फिर कारनामे बोलते हैं? और सवाल यह भी है कि क्या दागी विधायक के साथ यूपी का विकास करेंगे अखिलेश यादव? ताल ठोक के बड़ी बहस आज इसी पर। विधायक का हमारा एक मामला चल रहा था। मैं खुद सीबीआई जांच की मांग करता हूं। विधायक का हमारा एक मामला चल रहा था, तो उसमें हमको कुछ डाउट था। पहले हम गवाही उसकी होनी थी तो डाउट था, तो हाई कोर्ट से हमने आदेश करा के पुलिस की सुरक्षा लिया था। रेप का मामला था, वहाँ से मतलब औरत का हमारे हाथ टूटा था। पीके पांडे के यहाँ इलाज हो रही थी और अपहरण के बाद मतलब जब लड़की मिली थी, पुलिस वाले अपना पाए बताए तो लड़की अपना वहाँ बयान दी कोर्ट में, मतलब 8 आदमी का नाम बयान में दी थी। हाँ, विधायक से थे। पहली चीज तो राजनीतिक साजिश है, और दूसरा मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं कि इस तरह घटना हुई तो इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। मैं खुद सीबीआई जांच की मांग करता हूं कि उच्च स्तरीय जांच हो और जो दोषी हो उसमें उसको जरूर सजा मिलनी चाहिए। पूरा उत्तर प्रदेश जानता है, जो जेलों में बंद है वो बाहर अपनी गैंग चलाते हैं और जेल से इशारे करते हैं और लोगों को मार दिए जाते हैं। हर दिन इतने बलात्कार होते हो, निर्दोषों की हत्याएं होती हो, अपहरण होते हो, दंगे होते हो। इसे आप अखिलेश जी का काम कहेंगे कि समाजवादियों के कारनामे कहेंगे? ये काम है कि कारनामा? सुल्तानपुर का प्रकरण बहुत पुराना है। इसमें कई बार इस बात की जानकारी पुलिस को दी गई थी और घटना के बारे में कई बार जांच भी हुई है। मैं ये कहता हूँ निष्पक्ष कार्रवाई होगी और किसी को भी किसी संस्था से अगर जांच कराने के लिए भी मांग करते हैं तो सरकार उसके लिए जांच कराएगी और निर्दोष के खिलाफ कार्रवाई सरकार नहीं कर सकती है। इसमें कहीं ना कहीं आपको राजनीतिक तमाम चीजें भी देखनी पड़ेंगी। ये बहुत बड़ा मुद्दा है उत्तर प्रदेश में और ये जघन्य अपराध करने वालों को अखिलेश का लगातार संरक्षण भी मिलता है, क्योंकि अखिलेश को मालूम है कि जनता
उनको समर्थन नहीं देती है, इसलिए वो बलात्कारियों और अपराधियों और भ्रष्टाचारियों के दम पर ही इस चुनाव में अपनी वैतरणी पार करना चाहते हैं। हमारा निरंतर और लगातार यही मशवरा रहा है कि फौजदारी के मामले में कानून को अपना काम करना चाहिए और निष्पक्षता से कानून को अपना काम करना चाहिए। ताल ठोक के आज का पहला सवाल, दागी विधायक के साथ क्या यूपी का विकास होगा? दूसरा सवाल, क्या अखिलेश राज में लोकतंत्र पर कालिख पुतने का विपक्ष का आरोप सही है? तीसरा सवाल, यूपी में गुंडा राज का आरोप सही है या अखिलेश का विकास का दावा? और ताल ठोक के आज का चौथा सवाल, यूपी में काम बोलेगा या कारनामा? तो आपको बता दें कि ताल ठोक के आज हमारे साथ कौन कौन से खास मेहमान हैं। डॉक्टर संबित पात्रा हमारे साथ हैं, वो बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। नावेद सिद्दीकी हमारे साथ हैं, वो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, लखनऊ स्टूडियो से हमारे साथ आ रहे हैं। डॉक्टर एमएच खान हमारे साथ हैं, वो बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं, टीवी पर बहुजन समाज पार्टी का पक्ष रखते हैं। और अनुराग मित्तल हमारे साथ हैं, वो पूर्व राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर, पूर्व राष्ट्रीय संयोजक हैं एडीआर के, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के, जो खासतौर पर इस बात पर नज़र रखती है कि राजनीतिक पार्टियां चुनाव में जो वादे करती हैं उसमें कितने पूरे होते हैं, चुनाव आयोग ने जो उनको चुनाव लड़ने के लिए सीमाएं तय की हैं उस पर वो कितना बंधन लगा के मैदान में उतरती हैं, कितने अपराधियों को उतारती हैं, कितना खर्चा करती हैं। स्वागत है आप चारों का ताल ठोक के आज इस कार्यक्रम में। नावेद सिद्दीकी, सबसे पहले मैं आप ही से सवाल पूछ लेता हूं। एक ऐसा व्यक्ति जिसके लिए मुलायम सिंह यादव नहीं चाहते कि टिकट मिले, उसको अखिलेश यादव के कहने पर टिकट मिलता है, अखिलेश यादव उसकी सीट से चुनाव प्रचार शुरू करते हैं, उसके ऊपर जिस लड़की के गैंगरेप में शामिल होने का आरोप है उस लड़की की लाश मिल जाती है चुनाव के दौरान। इसको कैसे कहेंगे कि ये विकास का चेहरा है अरुण वर्मा हमारे? रोहित जी, देखिए ऐसा है कि अभी आपने एक जो क्लिपिंग दिखाई उसमें आदरणीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश जनाब अखिलेश यादव साहब, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि जो भी हमारे ऊपर इल्ज़ाम लग रहे हैं और जिस तरह की चीज़ें हैं, अगर कोई भी चाहेगा, कोई भी किसी किस्म की अगर जांच चाहेगा तो हम उस जांच से पीछे नहीं हटेंगे और निष्पक्ष जांच होगी और पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ होगी। और ऐसा नहीं है कि हम लोग जो हैं किसी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप शुरू में भी देखिए, आप थोड़ा सा पीछे भी देखिए, बहुत से लोगों के ऊपर अखिलेश यादव जी ने एक्शन भी लिया है, कई लोगों के ऊपर एक्शन लिया गया है हमारी पार्टी में, ऐसी बात नहीं है। तो पार्टी की जहां तक छवि की बात आती है, पार्टी की इमेज की बात आती है कि इस तरह के दागी लोग अगर पार्टी में रहें तो वहां पर पार्टी जो है ऐसे दागियों का साथ नहीं देती है। लेकिन अगर किसी निर्दोष के ऊपर इल्ज़ाम ज़बरदस्ती लग जाए, या फिर आप कह लीजिए कि चुनावी माहौल है, या फिर आप ये कह लीजिए कि साजिशों का साल है, या फिर ये कह लीजिए कि लोकतंत्र में सबसे बड़ा पर्व होता है ये इलेक्शंस जो होते हैं, चुनाव जो होते हैं, इसमें इस तरह की जो चीजें हैं ये अक्सर लगती रहती हैं, ये साजिशें होती रहती हैं। तो हमें इन साजिशों से होशियार रहना है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि अगर कोई दोषी है तो उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करेंगे। अगर जांच में रोहित भाई कहीं से भी कुछ निकल के आता है, कोई भी चीज निकल के आती है, तो ऐसे इंसान के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और कार्रवाई जरूर की जाएगी। ऐसा नहीं है कि कार्रवाई पहले कि अगले व्यक्ति के पास जाऊं, मैं आप ही से अगला सवाल फिर से पूछ रहा हूं। नावेद सिद्दीकी, एक लड़की जिसने गैंगरेप का आरोप लगाया, उसकी मौत हो चुकी है, उसकी सुनवाई होनी थी 21 तारीख को, आप कह रहे हैं चुनाव की वजह से? आप वही गलती कर रहे हैं जो आजम खान एक बार कर चुके हैं और कोर्ट से फटकार पड़ चुकी है। कम से कम बलात्कार जैसे मामले में, एक लड़की की हत्या हो जाने के मामले में आप लोगों को इतना तो संवेदनशील होना चाहिए। आप कह रहे हैं चुनाव में ऐसा होता रहता? नहीं, चुनाव में ऐसा होता नहीं रहता, साजिशों का साल है। इस तरीके की चीज जो भी जांच होगी, देखिए जांच, हमने आपसे ये नहीं कहा कि हम पीछे हट रहे हैं। अगर विधायक, माननीय विधायक हमारे दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। हर इंसान, चाहे वो नवेद सिद्दीकी क्यों ना हो, अगर नवेद सिद्दीकी ने भी गुनाह किया है तो नवेद सिद्दीकी के जांच में अगर हम निकलते हैं कि हमारे ऊपर उंगली उठ रही है और हमारे ऊपर वाकई में हमने ये काम किया है और जांच में हम दोषी पाए जाते हैं, तो रोहित भाई, नवेद सिद्दीकी को भी अखिलेश यादव जी बख्शेंगे नहीं। भले ही उनकी कोर कमेटी से हो, उनकी कोर टीम से हो, लेकिन हमें पूरा यकीन है कि वो हमें बख्शेंगे नहीं। इसलिए क्योंकि वो साफ छवि के इंसान है, बेदाग छवि के इंसान है, विकास में बिलीव करते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। जी सर, साफ छवि के इंसान तो अरुण वर्मा भी हैं। पुलिस ने तो क्लीन चिट दे दी थी
पीड़ित परिवार ने जाके कोर्ट से गुहार लगाई, कोर्ट ने सुरक्षा तक मुहैया कराने को कहा और 21 फरवरी को सुनवाई होनी है, उसके पहले लड़की की हत्या हो जाती है। आप लोग कहते हैं साजिशों का साल है, आप लोग कहते हैं चुनाव का महीना है। सर, इसी से आपकी संवेदनशीलता का इशारा मिल जाता है। संबित पात्रा, ऐसी स्थिति में जबकि चुनाव के दरमियान कोई ऐसा वाकया हो जाता है, क्या यह कह के खारिज किया जा सकता है कि चुनाव का साल है, साजिशों का साल है? देखिए रोहित जी, आपने बिल्कुल सही कहा। जिस प्रकार से आजम खान ने बुलंदशहर रेप कांड के बाद कहा था कि ये एक पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है, ठीक उसी मद्देनज़र आज नावेद भाई भी कह रहे हैं कि ये साजिश है। देखिए, रेप जैसे विषय पे और वो रेप के बाद हत्या होने के विषय में इस प्रकार की संवेदनहीनता नहीं दिखानी चाहिए। दूसरी बात, अब जब से चुनाव हो रहा है, क्या उससे पहले ही देख लीजिए, प्रत्येक दिन कोई ना कोई जघन्य अपराध हमें उत्तर प्रदेश से देखने को मिल रहा है। 2 दिन पहले बिजनौर में किस प्रकार विशाल नामक एक 17 साल के बालक को मार दिया गया, उसके पिता को गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। उससे 2 दिन पहले आप मेरठ में देखिए, एक वही 17 साल के एक लड़के को जो कि बिजनेसमैन था, उसकी पूरी जिंदगी पड़ी हुई थी, उसे मार दिया गया। एक मंत्री राधे श्याम जो कि इनके शिक्षा मंत्री हैं, बताइए शिक्षा मंत्री हैं, और वो कह रहे हैं एक पत्रकार को कि आपको हम जिंदा जला देंगे, अगर चुनाव नहीं होता तो अभी तक पेट्रोल छिड़क के जला दिए होते। तो हर दिन बलात्कार और हत्याएं जैसे घटनाएं हो रही हैं और इसको बड़े हल्के से लिया जा रहा है। अभी मुख्यमंत्री से जब सवाल पूछा गया, उन्होंने कहा इस विषय को कई बार पुलिस तक पहुंचाया गया था। अरे पुलिस तो आपकी थी, कई बार पहुंचाया गया था, तो आपने ये सिक्योरिटी डाउनसाइज क्यों किया था? और खुद मुख्यमंत्री थे मगर किसी निर्दोष को सजा नहीं दूंगा। मतलब इससे पहले कि जांच हो, ये अपने आप ही अरुण वर्मा को निर्दोष साबित कर रहे हैं। याद रखिए, अरुण वर्मा इनके खास व्यक्ति हैं, बिल्कुल इनके अंदर के कोटरी के व्यक्ति हैं, तो स्वाभाविक रूप से मुख्यमंत्री उनको पूरी तरह से और पुरजोर तरीके से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। पात्रा जी, समय पूरा हो गया आपका। उत्तर प्रदेश की जनता ऐसे नहीं। वापस आता हूं आपके पास, वापस आता हूं, 1.5 मिनट पूरे हो गए। MH खान साहब, 10 फरवरी बिजनौर में 17 साल के लड़के की हत्या हो जाती है, आपसी रंजिश है, लोग कहते हैं कि सांप्रदायिक मामला है। 12 फरवरी बागपत का एक परिवार कहता है कि हमारे घर के दरवाजे पे लिख गए बीजेपी को वोट दिया, अब खामियाजा भुगतना। 12 फरवरी अखिलेश सरकार के मंत्री राधेश्याम सिंह पर पत्रकार को जिंदा जला के धमकी देने का आरोप लगता है। 12 फरवरी समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट अरुण वर्मा पर रेप का आरोप लगाने वाली लड़की की हत्या हो जाती है। सर, ये तो 2 दिन के आंकड़े हैं और ये कह रहे हैं काम बोलता है, ये काम है। जी, मैं देखिए रोहित जी, मैं बहुत पहले से आपके चैनल पे आ रहा हूं और आपको याद भी होगा, मैंने पहले भी कहा है कि ये मुख्यमंत्री का चेहरा साफ सुथरा नहीं है, दागी मुख्यमंत्री हैं। 400 से 500 दंगे हो चुके हैं। और अभी जो आप दिखा रहे हैं, देखिए देवरिया में जो कुशीनगर है, वहां का एक पत्रकार जो है, उसको वहां का मंत्री साफ साफ कह रहा है कि अगर चुनाव नहीं होता तो आग लगा के जला देता मैं तुमको, तुम हमारे खिलाफ कैसे लिख सकते हो, और तुम अगर हमारे खिलाफ बराबर लगातार लिखते रहोगे तो तुमको जला के मार दूंगा। उसके खिलाफ FIR दर्ज हो गई। ये लड़की जो अभी मरी है, इसकी जान चली गई, जांच से उसकी जान नहीं वापस आने वाली है। संवेदना कहां है? मैं यही आपसे कह रहा था, बहुत पहले से कह रहा हूं, आज भी कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव दागी मुख्यमंत्री है, इनका किसी से कुछ लेना देना नहीं है। और समाजवादी पार्टी का कानून व्यवस्था से बिल्कुल हाथ उठ चुका है। ये दंगाई पार्टी है, ये दंगा करने वाले लोगों को साथ खड़ी मिलती है। इनके पास लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल फेल हो चुका है, पहले से भी ज्यादा बदतर हालत आज की डेट में है। और जो ये अभी सुल्तानपुर में जो घटना वर्मा जी की हुई, मुख्यमंत्री जी कहते हैं जांच करा देंगे, जांच करा देंगे। अरे कोर्ट से उसको न्याय मिला है, कोर्ट से उसका आदेश मिला है। इनके 3 साल से क्या कर रहे थे, कहां गया न्याय इनका? इन्होंने न्याय नहीं दिया, और नहीं तो उसको जुल्म किया और उसकी हत्या हो गई। हत्या का मामला जांच से नहीं निपटता है, ये संवेदनशील मामला है। ये किसी की जान गई है, किसी की जान के बदले जान नहीं ली जा सकती है। ये बहुत ही गंभीर मामला है। और आज चुनाव के समय जब ऐसी घटनाएं हो रही हैं, तो चुनाव के बाद क्या होगा? सर, समय पूरा हो गया। सर, समय पूरा हो गया। वापस आता हूं आपके पास। 1.5 मिनट का समय मिलता है पहले राउंड में। अनुराग मित्तल, आपको भी 1.5 मिनट का समय है। पहला कमेंट मैं आपसे ये चाह रहा हूं कि तीनों इस वक्त बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। पात्रा जी समाजवादी पार्टी को आईना दिखा रहे हैं, BSP समाजवादी पार्टी को आईना दिखा रही है। अभी नावेद सिद्दीकी के पास जाऊंगा तो वो कहेंगे MP का आंकड़ा देख लीजिए, राजस्थान का आंकड़ा देख लीजिए, उनकी कमीज ज़्यादा गंदी है, हमारी कमीज ज़्यादा सफ़ेद है। सर, पहले राउंड में तीनों पार्टियों के पास कम से कम 1/3 ऐसे कैंडिडेट हैं जो दागी हैं। उसके बाद आम वोटर जो वोट डालने के लिए जा रहा है, वो कहाँ से उम्मीद करेगा कि वो किसी साफ सुथरी छवि के आदमी को चुनेगा, जब आपने उतारा ही ऐसे लोगों को है तो?
अनुराग, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? ये रोहित जी पहले भी बहुत दफ़े आपके शो पे आने, हाँ मुझे आपकी आवाज़ आ रही है, आपको आ रही है मेरी आवाज़? जी हेलो? जी जी, आप सुन रहे हैं सब, आपको बोलिए। हेलो, आपको हाँ मैं बोल रहा हूँ। रोहित जी पहले भी मैं शो पे बहुत दफ़े बोल चुका हूँ, ये जो विनेबिलिटी फैक्टर है इसकी वजह से सभी पार्टियाँ ये क्रिमिनल एलिमेंट्स को खड़ा करती हैं कि कौन मुझे जीत के ला सकता है। लेकिन मैं एक व्यवहारिक बात कहना चाहूँगा, जो मुझे समय मिला है, काफ़ी डिबेट्स पे मैंने आना कम कर दिया है, क्योंकि डिबेट्स होती हैं उस पर बहुत कुछ इनपुट्स दिए जाते हैं लेकिन कुछ होता नहीं है। एक अभी हमारे रिस्पेक्टेड एक्टर हैं ओमपुरी साहब, जो अब नहीं हैं, उन्होंने एक बात कही थी कि मैं जब मुंबई में आया था तो मैंने सोचा था कि मैं दुनिया बदल दूंगा, लेकिन फिर मैंने देखा कि यहाँ पे तो बहुत बड़े बड़े धुरंधर बैठे हैं। उसी तरीके से कुछ मैं आपको एग्जांपल दूंगा। ये जो इतनी हत्याएं होती हैं, जो इतना क्रिमिनलाइजेशन होता है, और ये हर एक पार्टी के अंदर अच्छे लोग भी हैं, लेकिन तादाद क्रिमिनलाइजेशन की ज़्यादा क्यों है? क्योंकि जो डेटरेंट होता है लॉ का वो नहीं है। जुडिशरी और जो पॉलिटिकल है और जो ब्यूरोक्रेसी है, इसमें पूरा नेक्सस है। फॉर एग्जाम्पल, ढींगरा कमेटी रिपोर्ट हरियाणा में बनी थी, राजस्थान में रॉबर्ट वड्रा की एफआईआर कटी थी, आज तक उस पर क्या हुआ? रॉबर्ट वड्रा आज भी आपको फैशन शो अटेंड करते दिखते हैं। मैं किसी पर्टिकुलर पार्टी के लिए नहीं बोल रहा। उसी तरीके से मायावती के टाइम पे मैं उसको जेल कराऊंगी, या मैं जब अभी वो कह रहे थे अखिलेश कि मैं उनको जेल कराऊंगी, कोई कुछ इस पे एक्शन नहीं होता, सिर्फ बातें होती हैं। अमेरिका की हम बड़ी बात करते हैं कि अमेरिका सबसे बड़ी पुरानी डेमोक्रेसी है, हम वहां से क्यों नहीं बहुत अच्छी चीजें सीखते? बहुत सारे पॉलिटिशियंस भी जाते हैं स्टडी टूर के लिए। ठीक सर, समय हो गया, 1.5 मिनट के बाद अपने आप आवाज़ कट जाती है। अनुराग जी, मैं वापस आऊंगा आपके पास। नावेद सिद्दीकी, 56 में से 28 मंत्रियों के खिलाफ आपके आपराधिक केस दर्ज हैं सर, यानी कि 50%। 11 मंत्रियों पे हत्या और अपहरण जैसे गंभीर आरोप हैं। आपके परिवार कल्याण मंत्री हैं सर रविदास मेहरोत्रा, उनके ऊपर 17 आरोप हैं। एक में तो भगौड़े घोषित हो गए थे, चुनाव था तब जाके उन्होंने जमानत ली है। कपड़ा मंत्री हैं सर महबूब अली, उन पर 12 मामले दर्ज हैं। स्टाम्प एंड रजिस्ट्रेशन मंत्री हैं राजा भैया, उन पे 8 केस दर्ज हैं सर। और फिर आप कह रहे हैं काम बोलता है या कारनामे बोलते हैं सर? बहुत अच्छे से आपने आंकड़े गिनाए रोहित भाई, और बहुत अच्छे से आपने एक एक मंत्री कौन किस विभाग का है, किस पे क्या केस है, ये सारी चीजें बताई। और मेरी आपसे ये गुजारिश रहेगी कि अगली जो आप जिसको बोलने का मौका दें, उनके यहाँ भी जो दागी हो, उनके भी कुछ मंत्रियों के और उनके भी लोगों के यही ऐसे ही बताइएगा डिटेल में कि कौन किस तरह से फंसा है, कौन किसके ऊपर क्या साफ हो जाएंगे। तो मुझे बड़ी खुशी उससे आपके वाले साफ हो जाएंगे ना, उससे आपके वाले साफ हो जाएंगे ना, जहां तक उससे आपके वाले साफ हो जाएंगे ना कि एमपी में भी 5 दागी हैं, राजस्थान में भी 15 दागी हैं, जो मुझे कहना था मायावती की सरकार में कितने दागी थे, आपके वाले साफ हो जाएंगे ना सर, उससे हल्के हो जाएंगे, उससे ना, उससे हल्के हो जाएंगे ना आपके वाले। मैं एक बात कर रहा हूं, नहीं अगर मुकाबला इसी का है रोहित भाई मेरी कमीज तुम्हारी कमीज से सफेद है तो ठीक है सर, हम मान लेते हैं, हमको गंदी कमीजों में से एक पकड़नी है। देखिए ऐसा है, आप बहुत अच्छे एक वक्ता हैं, बहुत अच्छे एंकर हैं, बहुत अच्छे होस्ट हैं, अपनी बात बहुत अच्छे से आप सवाल करते हैं, लेकिन मैं गुजारिश करूंगा कि ट्रांसपेरेंसी जो है वो बहुत जरूरी है, और सबके साथ एक ही चश्मे से अगर देखा जाए और सबको बराबर का मौका दिया जाए तो ज्यादा अच्छा है। तो हम ये गुजारिश करेंगे कि जो आपने कहा है, देखिए जो हमारे ऊपर आप धाराएं लगा रहे हैं रोहित भाई, बीच में ना बोलिए प्लीज, बीच में ना बोलिए, आप सुन लीजिए भाई। मैं नहीं लगा रहा हूं सर, बीच में मैं नहीं लगा रहा हूं, समाजवादी पार्टी बोलना शुरू करती है तो आप बीच में बोल के आवाज दबाने की कोशिश करते हैं, और दूसरों को भाई आप बोलने का मौका देते हैं। ठीक है, आपका गठबंधन है कांग्रेस से, प्लीज, लेकिन कम से कम कांग्रेस से उतनी चीजें सीखिए सर जिसमें फायदा हो, जिनमें नुकसान हो वो मत सीखिए। आप एक लिस्ट दे दीजिए कि समाजवादी किससे क्या सीखे क्या नहीं। अब ये हमको टीवी चैनल बोलिए ना, राजनीतिक आप मुद्दे की बात पे तो बोलिए सर, चाहिए आप मुद्दे की बात पे तो बोलिए सर, आप मुद्दे की बात पे तो बोलिए, मुद्दे की बात ही तो बोल रहे हैं। मैं मुद्दे की बात करता हूं, आप बीच में मेरी बात काट देते हैं, और आप बीच में काटते हैं, मैं बोलिए सर, घड़ी चालू है, मैं अपनी फ्लो में था, मैं फ्लो टूट मैं नहीं टोकूंगा, आप बोलिए, बीच में आप फिर देखिए बोले आप, फिर आप बोले, अब मैं क्या करूं हुजूर, बीच में अब आप जो मेरे ऊपर जो हमारे लोगों के बारे में बताया जा रहा है, जरा जो हमारे ऊपर के उत्तर प्रदेश जो है वो जल रहा है, उत्तर प्रदेश गुंडों का है, गुंडा राज है, वो जरा अपनी धाराएं बता दें, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी धाराएं बता दें, वो प्रदेश अध्यक्ष अपने मुकदमे बता दें कि कौन कौन सी धाराएं, वो तो बता दें, जनता वो भी तो देखे, वो भी तो सुने। ये मेरी गुजारिश रहेगी। सुभाष चंद्रा जी जो भारतीय जनता पार्टी से सांसद हैं आपके जी टीवी के, उनसे गुजारिश है कि वो भी आंकड़े लेके आए, रखें सामने, तो जनता तो समझे भाई।
खाली समाजवादी दोषी नहीं है, समाजवादी ने काम किया, विकास किया, विकास बोल रहा है, काम बोल रहा है, और आज काम के ही दम पे हम बीच में जनता। नावेद सिद्दीकी, शूट द मैसेंजर, शूट द मैसेंजर। नावेद सिद्दीकी समझते हैं ना ये फ्रेज तो आप बहुत अच्छे से। हमें ही मार डालिए ना, कोई ना सवाल पूछने वाला रहेगा ना आपकी पोल खुलेगी। मार डालिए हम ही लोगों को, लगाइए इसी तरह के आरोप। देखिए पोल का जमाना है, पोलिंग हो रही है, लगाइए ना इसी तरह के और आरोप लगाइए सर। देखिए मैं और आरोप लगाइए ना सर, और आरोप लगाइए, जो जनता देख रही है सर। हमको आईना दिखाने की कोशिश सर अगर एक लड़की की मौत हुई है, उसकी हत्या हुई है सर, आपने जिस संवेदनहीनता का परिचय दिया है पहले ही जवाब में, सर मैं आपसे कह रहा हूं जिस संवेदनहीनता का परिचय दिया आपने पहले जवाब में, सबसे पहले तो आपको उसके लिए माफी मांगनी चाहिए। हमारे देश जो आपने कहा कि चुनाव का साल है, साजिशों का साल है, ऐसी चीजें होती रहती हैं। और न्यायालय, उस माननीय सर्वोच्च ये बेहद शर्मनाक बात थी, और आपके वरिष्ठ मंत्री आजम खान को इसके लिए कोर्ट से फटकार पड़ चुकी है। इंसाफ मिल सके भाई, लोगों को इंसाफ मिलेगा मेरे भाई, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, इंसाफ न्यायपालिका तो 3 साल से दिलाने की कोशिश कर रही थी सर, बता रहे हैं हम 3 साल से दिलाने की कोशिश कर रही थी। आपकी जिम्मेदारी सुरक्षा प्रोवाइड करने की थी सर, उसकी हत्या हो गई। देखिए सारी चीजें हमने आपको बताया कि ये अखिलेश जी ने भी आपके सामने बात कही, और हम भी यही कह रहे हैं प्रवक्ता होने के नाते कि जांच में जो भी निकल के आएगा, अगर दोषी है तो फिर वो बंदा दोषी है, कोई उसके साथ रहम नहीं किया जाएगा। जो एक आम इंसान के साथ किया जाता है, आम गुनहगार के साथ किया जाता है, वो भी उनके साथ किया जाएगा। लेकिन अगर कोई किसी पे आरोप लगा दे, आज भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े लोगों पे आरोप है, वो कहते हैं कि मेरे ऊपर तो आरोप है, और वो जब उनसे पूछिए तो कहेंगे ये आंदोलन का आरोप है कि हम आंदोलन में जब गए थे तो आंदोलन में हमारे ऊपर लगाया गया था। तो उनके यहाँ के आंदोलन में हमारे यहाँ के सब अपराधी, समाजवादी के सब अपराधी, डकैत, बदमाश, आपके बकौल आपके हिसाब से, लेकिन उनके यहाँ सब आंदोलन में एक है, ये बगल में बैठे हैं, सारे दागियों के लिए दरवाजे इन्होंने खोल दिए, हमने तो दागियों के लिए दरवाजे बंद किए। हमने किस अभी जब मैं इनसे पूछूंगा ना सर, एक भी दागी हमने नहीं सर, अभी जब मैं इनसे पूछूंगा ना सर, अभी जब मैं इनसे पूछूंगा MH खान से मुख्तार अंसारी का सवाल, तो आप ताली पीटेंगे, तब आप कहेंगे आपसे बढ़िया कोई एंकर नहीं है। अभी जब मैं संबित पात्रा से पूछूंगा कि आपका एक मीडिया कोऑर्डिनेटर ISI के पेरोल पे काम कर रहा था, आपकी अपनी सरकार वाली पुलिस कह रही है, तब आप ताली पीटेंगे, तब आप कहेंगे आप निष्पक्ष एंकर हैं। लेकिन आपसे अगर मैंने 4 कड़वे सवाल पूछ दिए तो आप कहां घुमाने लगे सर चीजों को? तो इतना फ्रस्ट्रेट मत होइए सर, कम से कम अगर आपके राज में कुछ चीजें ऐसी हो रही हैं हमारे चेहरे से क्या आपको आंख का पानी तो रखिए। लोगों को कम से कम ये महसूस तो हो कि जिस युवा मुख्यमंत्री पे हमने विश्वास किया था, वो इतना कम से कम हमारे साथ संवेदना रखता है, फ्रस्ट्रेशन आप संवेदना दिखाना चाह रहे हैं कि देखिए संबित पात्रा लोगों को आ रहा हूं आपके पास, बिल्कुल भी फ्रस्ट्रेशन नहीं। संबित पात्रा सर, आपकी बातों से सबको पता लग गया किसको फ्रस्ट्रेशन है किसको नहीं, इसलिए अब छोड़ दीजिए, अब मुझे संबित पात्रा के पास जाने दीजिए, फिर MH खान के पास। संबित पात्रा, इनकी पार्टी में आप कहते हैं गुंडे हैं, इनकी पार्टी में आप कहते हैं चोर हैं, बलात्कारी हैं, डकैत हैं, आरोपी हैं, बाहुबली हैं। सर आपकी पार्टी में तो ISI के पेरोल पे काम करने वाले लोग बैठे हुए हैं, और आप दुनिया को सर्टिफिकेट बांटते हैं देशभक्ति का। ये गलत बात है। देखिए गलत बात है, अगर कोई ऐसा व्यक्ति मंच पे आ गया हो, कभी तो पकड़ा भी हमारी पुलिस नहीं है, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। आपको क्या लगता है किसी ISI वाले व्यक्ति को हम ला के यहाँ पेरोल पे रख रहे हैं? बिल्कुल नहीं। मैं तो कहूँगा ISI वाले व्यक्ति को कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हिंदुस्तान में पेरोल पे नहीं रखेगी। मैं सबके लिए कह रहा हूँ, अगर कोई व्यक्ति किसी मंच पे आ गया हो, उसको गिरफ्तार पुलिस ने किया है, यह विषय ऐसा नहीं है कि हमने रखा है। मगर उत्तर प्रदेश में आते हैं, देखिए नावेद भाई, अभी यहाँ चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है, ये बात सच्चाई है। क्रिमिनलाइजेशन पॉलिटिक्स में एक बार भी मगर आपकी पार्टी के किसी बड़े नेता ने इस मामले पे आके कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की सफाई दी अब तक कि जो आदमी पकड़ा गया है हमारी पार्टी से, जिसका नाता बताया जा रहा है या जुड़ा हुआ था, वो क्या था, कितना था, किस हद तक था, और आप लोगों ने क्या कार्रवाई की है आगे अपने स्तर पे? कैसे उसके पोस्टर बैनर आपके लोगो और उसके फोटो के साथ हैं? कैसे आपके नेताओं के साथ उसकी तस्वीरें? नहीं, वो हमारे जो हम ना मैं उसका उत्तर दे रहा हूं। जो व्यक्ति हमारे पार्टी से जुड़ा ही नहीं हुआ है उसके विषय में क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस करे? और जहां तक वो अपने फेसबुक में क्या डालता है लोगों, वो उसका विषय रहा है, उस पर पुलिस जांच करेगी। और तीसरी बात है, किसी के मंच पे आके पहुंच जाना। आप बताइए किस किस के मंच पे कौन कौन नहीं पहुंचा हुआ है? साधारण मंचों पर हर कोई, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था साहब, यहाँ देखिए, यहाँ पर तो कम से कम शालीनता रखिए। आपने इतना देर बात किया, मैंने तो बीच में नहीं कहा।
देखिए, उत्तर प्रदेश का जो विषय है उस पर मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि खुद अखिलेश जी भी मान रहे हैं कि वर्षों से पुलिस तक 3 वर्ष 2013 सितंबर में इस लड़की के साथ दुष्कर्म किया गया था जिसमें अरुण वर्मा का नाम आया। इतने वर्षों तक, 3 वर्षों तक यह विषय पुलिस के संज्ञान में था। पुलिस ने कुछ दिनों के लिए इसको एक प्रोटेक्शन भी दी, मगर ये प्रोटेक्शन विड्रॉ क्यों कर लिया गया? ऐन मौके से पहले, मतलब 21 फरवरी को हियरिंग होनी है इलाहाबाद हाईकोर्ट की, जबकि अरुण वर्मा के ऊपर सेंटेंस भी हो सकता था। आपने क्यों विड्रॉ कर लिया? ये तो कहीं ना कहीं मिली भगत है। जिस साजिश की बात नावेद भाई कर रहे थे, स्वाभाविक रूप से मुझे तो इसमें साजिश की बू आ रही है। साजिश की बू अखिलेश की सरकार की तरफ से आ रही है। दूसरी बड़ी बात है, आप याद करिए रामवृक्ष के मामले में भी 3-3.5 वर्षों तक सारा कुछ पता था कि रामवृक्ष क्या कर रहा है जवाहर बाग मेरठ में, मथुरा में, मगर उसके बावजूद सब लोग चुप बैठे थे। आखिरकार गोली चली, पुलिस अधिकारी मारे गए। देखिए, सब कुछ जानते हुए उसके लीपापोती करके रखना ये समाजवादी पार्टी का काम रहा है। तीसरी बात है, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बड़ी स्पष्टता से सब पॉलिटिकल पार्टी के कहा है, हमारे लिए भी कहा है कि अगर क्रिमिनलाइजेशन हो रहा है तो उसको ठीक करने की आवश्यकता है। और इसीलिए तो प्रधानमंत्री जी ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चिट्ठी लिखा था कि जितने पॉलिटिशियंस के खिलाफ पहले फेज में आपने अपनी पार्टी के 30% उम्मीदवार दागी हैं। पात्रा जी, ये बातें मंच से बोलते हुए बड़ी अच्छी लगती है, टीवी से बोलते हुए बड़ी अच्छी लगती है। देखिए, जब आपका आदमी चुना जाता है मैदान में उतारे जाने के लिए, किसको टिकट देना है, तो यही देख के तय होता है कि कितना मजबूत है, कितना दबदबा रख सकता है, कितना पैसा खर्चा कर सकता है। तो इसलिए बाहुबलियों को, दागियों को टिकट मिलता है। इसलिए मायावती जो कानून व्यवस्था की बात करती हैं, वो मुख्तार अंसारी को 100 परिवार लेके आती हैं और कहती हैं अब ये गंगा में आ गया है, नहा लिया है तो इसके पाप धुल गए हैं, अब ये सुधरना चाहता है। और फिर आप ही तीनों पार्टियों से हम लोग उम्मीद करते हैं कि आप साफ सुथरी व्यवस्था देंगे, आप कानून प्रशासन बेहतर कर देंगे। कैसे करेंगे? ऐसे लोगों के सहारे जिनके ऊपर खुद पर आरोप हैं। इस वक्त बहस का सवाल ये कि काम बोलता है यूपी में या कारनामे बोलते हैं। नावेद सिद्दीकी हमारे साथ हैं, आरजे से प्रवक्ता बने हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। डॉक्टर रमेश खान हमारे साथ हैं, बीएसपी का पक्ष रखने के लिए। अनुराग मित्तल हमारे साथ हैं, एडीआर के साथ जुड़े रहे लंबे समय तक। और संबित पात्रा हमारे साथ हैं, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। रमेश खान साहब, ब्रेक के पहले बात हमने जाने के पहले आप पर छोड़ी थी। तीनों पार्टियों की तो एक ही स्थिति है, जनता किसकी तरफ देखे? फिर मायावती जी विकास के दावे करने भी आते हैं तो कागज से पढ़ के बोलते हैं कि विकास करेंगे, और मुख्तार अंसारी के लिए जब उनको कसीदे पढ़ने होते हैं तो किसी कागज की जरूरत नहीं पड़ती उनको। नहीं, कागज से पढ़ के बोलना कोई खराब बात है क्या? ये कानून में कहीं लिखा है कि कागज से पढ़ के नहीं बोलिए? कागज पे मत जाइए, मुख्तार अंसारी पे आइए। तो कागज पे मत जाइए, मुख्तार अंसारी पे आइए। तो आपने कागज का छोड़ दीजिए ना, कागज हो गया, अब आइए मुख्तार अंसारी पे। हाँ, आप उसी को पकड़ेंगे ना जहाँ आसानी से निकल सकते हो। भी आते हैं मुख्तार अंसारी को निकलने की कोई कोशिश नहीं करता है। हमने डंके की चोट पे दिया है टिकट, और वो विधायक हैं वहां से, मऊ से, और एक बार के नहीं 3 बार के विधायक हैं, उनको टिकट हमने दिया है। इसमें कहीं दो राय नहीं है। और जो आरोप उन पर लगा लड़की हुआ की है, मौत चुनावी साल में हुई है, सुनिए, तो संवेदनहीन है। आप डंके की चोट पे मुख्तार अंसारी को टिकट दे दें तो संवेदनशील हैं, और उस पर अपनी पीठ भी थपथपाएं कि हमने तो डंके की चोट पे दिया है, क्योंकि वो जीतते हैं। कोई चीज साबित हुई? हम तो कह रहे हैं ना, हमने तो आपके सामने लिस्ट है भाई, तो उसमें मना कैसे कर सकते हैं हम झूठ कैसे बोल सकते हैं कि हम झूठ बोल दें कि हमने टिकट नहीं दिया है? हमने टिकट दिया है। और अगर वो आदमी, बहन जी अगर मुख्यमंत्री बनती है और अगर आदमी अपराधी प्रवृत्ति का होगा और अपराधी अपराध करेगा तो बहन जी उनको भी माफ नहीं करेंगी। इसका एक मिसाल मैं देता हूं आपको। जब बहन जी 2007 से 12 में मुख्यमंत्री थी तो उन्हीं का एक पार्टी का एमपी जो यादव था आजमगढ़ से, वो जमीनों पर कब्जा करने का उस पर आरोप लगा था। बहन जी के वजह से लोग सोचते थे कि सत्ता पक्ष का व्यक्ति है, इसको अरेस्ट ना करो। उनके पास पुलिस जाती थी, पुलिस घूम के चली आती थी। बहन जी तक खबर आई, बहन जी ने उनको अपने घर बुलाया लखनऊ में और कहा तुमसे मिलना है। और घर पे हुआ है, ये एग्जाम्पल है लॉ एंड ऑर्डर का। और घर पे हुआ है, एसएसपी लखनऊ को बुलाया और कहा इसको पकड़ के ले जाओ, बंद करो, इसके ऊपर आरोप है। तो लॉ एंड ऑर्डर तो हम बना के रखेंगे। अगर बहन जी, हमारी बहन जी मुख्यमंत्री बनती हैं तो चाहे मुख्तार अंसारी हो, चाहे कोई, अच्छा, वो यादव था, उसके ऊपर आरोप था, तो आपने बिना जांच के उसको पकड़वा दिया। ये मुख्तार अंसारी हैं, इनके ऊपर आरोपों की लिस्ट खत्म होने में नहीं आती। आप जांच पूरी हुए बगैर उनको क्लीन चिट देकर टिकट दे देते हैं और फिर कहते हैं
कि हम सबका साथ सबका विकास बहुजन हिताय बहुजन सुखाय करते हैं। आप जात धर्म से ऊपर नहीं उठते कभी भी। बहुत बोलते हैं। देखिए, आपके बारे में मैं नहीं बोल रहा था। देखिए अभी देखिए ये टीवी पे भी गुंडाई हो रही है। समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है। अब यहाँ भी गुंडाई हो रही है। उनके बीच में नहीं बोल रहा था, ये बोल रहा है फटाफट। आप देखिए रविदास जी कहाँ हैं? आपने खुद ही कह दिया लाना पड़ेगा, अनुशासन में लाना पड़ेगा। आपने खुद ही कह दिया, इन्होंने यानी मैंने कहा आपने खुद ही कह दिया। यादव था तो बिना जांच के आपने पकड़वा दिया। मुख्तार अंसारी है तो उसके ऊपर मुकदमों की लिस्ट भी होगी तो आप कहेंगे क्लीन चिट है क्योंकि कुछ प्रूव नहीं होता। खान साहब अपने बयान से देखिए गलत बात मत करिए। देखिए बात समझिए, जो मैं कह रहा हूँ बात तो पकड़िए नहीं। देखिए मैंने कहा है अगर मुख्तार अंसारी बहन जी मुख्यमंत्री बनेगी और अगर वो अनुशासन में नहीं रहेंगे, ये नहीं कहा आपने, आपने कहा अनुशासन में लाएंगे, उनको भी ठीक कर देंगे। अनुशासन में लाएंगे। और आपके जो समाजवादी पार्टी के गुंडे हैं पहले आप तो ठीक ही कर देंगी। और अपनी पार्टी में भी जो कोई गुंडागर्दी करेगा और थानों में कब्जा करेगा और जमीनों में कब्जा करेगा उसको भी बहन जी नहीं छोड़ने वाली है। कानून व्यवस्था में एक नंबर है बहन जी हमारी। बहन जी का कोई जवाब नहीं है कानून व्यवस्था में। उनके रिजीम में एक दंगे नहीं हुए। करेंगे भविष्य में यही बता रहे हैं। कानून ये तो कमाल है। थोड़ा सा समय दे रहा हूं एमएच खान साहब, थोड़ा सा समय दे रहा हूं। बयान से ही एमएच खान साहब थोड़ा सा समय दे रहा हूं। आपके मोबाइल पे गूगल चलता होगा, चेक कीजिएगा आपकी बहन जी के कितने मंत्री जेल में थे, कितनों के खिलाफ केस थे। आप चेक कीजिएगा सरकार में रहते कितने मंत्रियों के खिलाफ केस थे और कितने जेल में थे और कितने अफसरों की मौतें हुई। मैं वापस आता हूं आपके पास। हत्या हो गई, हंस रहे हैं। आज सुल्तान अनुराग मित्तल, अनुराग मित्तल, अरे संवेदना भी कुछ है, हंसने के अलावा कुछ है नहीं इनके पास, खाली हंसी है। जान चली गई और हाँ कर रहे हैं। ये तो देखिए आप, ये क्या है? ये संवेदनहीनता है, संवेदनशीलता। जा बताइए सर रोहित जी, ये आदमी ये बैठा जो बगल में नावेद सिद्दीकी, ये मौत हो जाने के बाद हंसी आ रही इनको, ये हंस रहे हैं। हाँ आपके ऊपर हंस रहे हैं। देखिए ना हमारे ऊपर क्या हंसोगे यार? तुम तो मेरे बेटे हो। बेटा बाप पे हंसता है क्या? आप तुम तो कल तो बेटा बन गए थे, बेटा बाप पे हंस रहा है। ये आपका कल्चर है। जानते नहीं है समाजवादी पार्टी में बेटा ही तो बाप पे हंसता है। यही ये तरीका। बताइए समाजवादी पार्टी में बेटा बाप पे हंसता है, ये पता भी नहीं है एमएच खान साहब। हंसता है, जेल भेजता है, बेटा ही बाप पे हंसता है। यही समाजवादी का कल्चर है ये। लेकिन यही समाजवादी कल्चर है। अपने बयान से फंस गया। 400 से 500 दंगे करा के हमको फंसा दिया, मुसलमानों को तुमने, हिंदुओं को फंसाया तुमने। अब रुक जाइए, अब रुक जाइए, अब रुक जाइए, रुक जाइए, थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा रुक जाइए खान साहब। रोहित जी मैं थोड़ा रुक जाइए खान साहब। इन्होंने कहा अनुशासन में रहेंगे। एमएच खान साहब थोड़ा रुक जाइए। और कल इन्होंने एमएच खान साहब वो आएंगे तो अगर हमसे माफी मांगेंगे मुख्तार अंसारी कि हमसे माफी मांगेंगे। इन्होंने कहा था थोड़ा रुक जाइए एमएच खान, थोड़ा रुक जाइए। समित पात्रा बोलिए, ऐसे बयान दे रहे हैं। फिर मैं जा रहा हूं अनुराग मित्तल के पास। काम कर रहे हैं। मैं नहीं बोल रहा, ये बोल रहे हैं नावेद सिद्दीकी, गुंडा पार्टी बोल रही है। सुन लीजिए, मैं बड़े ध्यान समित पात्रा सर सुन ली। और ये नोट की पार्टी खामोश हो गई अब। देखिए सबसे बड़ी बात है, दोनों आप शांत हो जाइए। कम से कम टीवी पे तो ऐसे मत होइए, लोग देख रहे हैं। देखिए मैं एक बात बताऊं, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। उत्तर प्रदेश में रोज जिस प्रकार देखिए औसतन 13 हत्याएं और 24 बलात्कार उत्तर प्रदेश में होती है, एनसीआरबी की डाटा है और ये गंभीर मामला है। जहां तक अभी एक बड़ी बात कही खान साहब ने कि उन्होंने एक यादव को घर पे बुला लिया था मायावती बहन जी ने, और मैं जानता हूं उसके आगे क्या होगा। उसके आगे बहन जी ने कहा होगा 5 करोड़ दे दे और चला गया। उसने कहा होगा 5 करोड़ तो है ही नहीं, 2 करोड़ है बहन जी आप रख लो, फिर उसको अरेस्ट करवा दिया होगा। यही हुआ होगा और क्या हुआ होगा। और देखिए मैं तो जी न्यूज़ को बधाई देता हूँ। जी न्यूज़ जो एक कार्यक्रम चलाती है, जब ठीक डिबेट से पहले आता है, दिखाता है कार्टून, उसमें बिल्कुल सही दिखाया है। मुख्तार अंसारी को जिस प्रकार मायावती जी लड्डू खिला के गाना गा रही है, मेरे भैया मेरे चंदा मेरे अनमोल रतन, और जिस प्रकार से अपने बसपा का जो कार्ड भी उस पर लिखा हुआ है बाहुबली समाज पार्टी, उसमें वेलकम कर रही हैं, उसी से मालूम पड़ जा रहा है कि समाजवादी पार्टी क्या करती है। और डंके के चोट पे मुख्तार अंसारी, जिसने भाजपा के एक विधायक को मार दिया, जान से मार दिया और दसियों लोगों को मार दिया, उसको डंके पे दे रही है। तो सोचिए समाजवादी पार्टी और बसपा ये उत्तर प्रदेश का क्या हाल करेगी, इस पे सोचने की आवश्यकता है। लास्ट कमेंट अनुराग मित्तल आपसे चाहता हूं, एक केवल लास्ट कमेंट। आपने खुद देख लिया क्या रवैया है राजनीतिक पार्टियों का अपराधियों को लेके। जनता क्या करे, नोटा का बटन दबाए क्या हर बार जाके? लोकतंत्र का यही चेहरा है। रोहित मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप सिर्फ मुझे
या मैं आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट करूंगा, आप मुझे 2 मिनट अगर बोलने दें। आपको आवाज आ रही है मेरी? हेलो? बिल्कुल, हेलो? बोलिए, आप बोलिए, बोलिए, बोलिए। हेलो? हाँ, मैं इसमें ये कहना चाह रहा हूं, सर, मैं आपको बोलिए, सुन रहे हैं एग्जांपल सब देता हूं जो मैंने आपको शुरू में भी बोला था। ये सभी पार्टियों की एक कॉमन प्रॉब्लम है। मैं एक न्यूट्रल एग्जांपल लेता हूं जहां पे बोला जाता है स्टेट सब्जेक्ट है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एनआईए है, सीबीआई है, एनएचआरसी है, क्यों नहीं वो सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले लेते? सुप्रीम कोर्ट वैसे जस्टिस कर्नन के केस में तो फटाफट सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले लेता है। यहां पे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने किसने रोका है? क्योंकि अभी आपने सुना होगा वो यहां पे प्रोविडेंट फंड स्कैम हुआ था गाजियाबाद में। इसलिए जुडिशरी का, ब्यूरोक्रेसी का और पॉलिटिकल, ये तीनों का नेक्सस है। तुम मुझे खुश रखो, मैं तुम्हारे केस में चुप रहूंगा, तुम मेरे केस में चुप रहोगे। दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सुनंदा पुष्कर का केस हुआ था, उसमें आज तक क्या प्रोग्रेस हुई है? अगर उसमें आप और मैं कुछ कर दे तो आप हम ही जेल में होते, लेकिन उसमें कभी फॉरेंसिक रिपोर्ट गलत आती है, कभी वो यूएस में भेजी जाती है। उसमें आज तक क्या हुआ? ये जितनी भी औरतों की संस्थाएं हैं उसमें क्यों नहीं डिमॉन्स्ट्रेशन करती? आज ये जो यूपी में कांड हुआ है वो सारी औरतों की संस्थाएं कहां चली गई? लेकिन इसमें जो कहना मैं चाह रहा हूं, विनेबिलिटी फैक्टर, कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। बहुत सी पार्टिबिलिटी कहती हैं कि हम पे फर्जी केस किए जाते हैं। जैसे अमेरिका में आप स्टडी टूर के लिए जाते हैं, बहुत से जजेस जाते हैं, वहां पे 2,500 रुपए का जुर्माना लगाया जाता है अगर यह पाया जाता है फर्जी केस है। यहां पे ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। दुनिया भर की मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वायलेशन होती हैं, एफआईआर करती हैं, लेकिन उनका आउटकम क्या होता है? और सबसे बड़ा जो मैं कहूंगा इसमें यूजलेस एक इलेक्शन कमीशन, जिसको हम अपने इनकम टैक्स के पैसों से फंड करते हैं, उसकी क्या भूमिका है? उसकी ना भूमिका पहले थी ना आगे क्यों रहेगी, क्योंकि जो उसकी पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स होती हैं वो गवर्नमेंट करती हैं। क्यों नहीं वो इसमें एक्शन लेते? क्या उनको टीवी नजर नहीं आ रहा? क्या उनके पास अपने इलेक्टोरल ऑफिसर से न्यूज नहीं पहुंच रही? लेकिन ये पूरा सिस्टम, एक पॉजिटिव न्यूज जो जी न्यूज करता है वो मैं चैनल पे दर्शकों के लिए जरूर कहना चाहूंगा। हमने एक इनिशिएटिव शुरू किया है जहां पे पूरा एक इलेक्टोरल प्रोसेस है। आप अपना फॉर्म्स कैसे फाइल करते हैं, एफिडेविट कैसे फाइल करते हैं, नॉमिनेशन की प्रक्रिया क्या है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, उसमें हम ग्रेडिंग देंगे कैंडिडेट्स को, गुड, एक्सीलेंट, वेरी गुड, ताकि एटलीस्ट जनता को एक मापदंड मिले, न्यूट्रल मापदंड मिले, जिसके बेसिस पे वो ओपिनियन फॉर्म कर सके। अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, ना कुछ गवर्नमेंट की तरफ से इंटेंट है, लेकिन ये पिक एंड चूज का है सभी पार्टियों के साथ। एक प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छी बात बोली थी कि मैं 1 साल के अंदर ये सारे केसेस दिखवाना चाहता हूं, किसका फर्जी है किसका नहीं है। वो बात हुई इलेक्शन के दौरान, लेकिन आज वो कहीं प्रोग्रेस नहीं है, आज वो वहीं लटकी हुई है। तो एक इंटेंशन नहीं है। क्या पॉलिटिकल कंपल्शन है वो इनके संभव नहीं है, जानते होंगे। हमने लिखा था चिट्ठी सुप्रीम कोर्ट को। चलिए, सुप्रीम कोर्ट में एक सेकंड सर, एक रोहित जी ये मुझे जरूर बोलने दीजिएगा। हेलो, ये मुझे जरूर बोलने दीजिएगा। आज सुनिए, ये मुझे जरूर बोलने दीजिएगा। आज जो देश का अटॉर्नी जनरल है वो कौन है? वो अटॉर्नी जनरल वो है जो अमिताभ बच्चन के केस के लिए खड़ा हुआ था कि वो एक, अमिताभ बच्चन ने अपने को किसान बोला था एंड ही रिप्रेजेंटेड हिम। केरला में जो लिकर लॉबी है, अगर देश का ऐसा अटॉर्नी जनरल होगा तो हम देश की जुडिशरी से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? इसलिए जुडिशरी पे मेरा विश्वास बिल्कुल नहीं है। ये महत्वपूर्ण नहीं है। प्रधानमंत्री जुडिशरी में बहुत रिफॉर्म्स की जरूरत है, लेकिन वहां पे कोई रिफॉर्म्स की कोई भी अभी तक ऐसा कोई चीफ जस्टिस नहीं आया जिसने कुछ बोल्ड डिसीजन लिए हों। संबित जी उनको बोल लेने दीजिए, अपनी बात कर रहे हैं। लालू यादव का आप देख लीजिए, लालू यादव साहब आज भी बेल पे घूम रहे हैं। लालू यादव साहब आज भी बेल पे घूम रहे हैं, जुडिशरी क्या सो रही है? मेरा सिर्फ आप लोगों को इतना सजेशन है चलते चलते कि आत्ममंथन का समय है आप लोगों के लिए, राजनीतिक पार्टियों के लिए। आप लोग जाति, धर्म, संप्रदाय और बाहुबली से ऊपर उठिए। देश की जनता रोज नए सिरे से सोचती है, किसी ना किसी दिन इस मामले पे कॉल भी ले लेगी। और चलते चलते एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, केवल धन्यवाद करते हुए, नावेद सिद्दीकी साहब, मैं पढ़ना नहीं चाहता था उस बहस में, इसलिए उस समय बोला नहीं। अपने फैक्ट्स ठीक लेके आया करिए। सुभाष चंद्र जी निर्दलीय सांसद है, बीजेपी के नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ताल ठोके का हिस्सा बनने के लिए।